अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। पाकिस्तान ने नाज़रीन आलमी मुज़ाकरात तो करा दिए हैं, लेकिन मुल्क के अंदर सियासी मुज़ाकरात के लिए मौसम साजगार बनता दिखाई नहीं देता। वज़ीर आज़म की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश तो मौजूद है, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह हिकमत अमली ना होना और पार्टी के अंदर ओहदों के हुसूल की कशमकश और केपी में साबिक वज़ीर आला की मौजूदा वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जस्तजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी खलफशार का शिकार कर चुकी है। अब वज़ीर आला चल तो आगे की जानिब रहे हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करना है और सीने पर गोली खानी है, मगर उनका ध्यान शायद अपनी वज़ारत आला बचाने की तरफ ज़्यादा है कि गंडापुर की मुलाकातें और आनिया जानिया शायद सुहेल खान आफरीदी की कुर्सी गिराने का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। एक जानिब इमरान खान की सियासी क़यादत इतनी मजबूत नहीं है कि हुकूमत के साथ कोई डायलॉग करके कैदियों की रिहाई का बंदोबस्त किया जा सके, और दूसरी जानिब महसूस होता है कि इमरान खान की लीगल टीम भी इतनी मुतहरिक नहीं रही कि वो केसेस फिक्स करा सके, सज़ाएं ख़त्म कराए और उन्हें कोई रिहाई दिलाए, या फिर इमरान खान से कोई मुलाकात का कोई सिस्टम ही मुतारिफ़ करा दे। यूँ पैगाम रसानी ना होने के बायस अमली तौर पर बानी माइनस हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ की तरजीहात भी बदलती दिखाई देती हैं कि इमरान खान की मुशावरत के बगैर ही ये बजट भी पास हो गया और बानी की हिदायत को नज़रअंदाज करके ना एहतजाज की कॉल दी गई और ना ही इनकलाब या धरने दिए गए। महसूस होता है कि तैयारी की गई है कि जब तक मुज़ाकरात या एहतजाज के ज़रिए इस सियासी रस्साकशी को किसी किनारे नहीं लगाया जाएगा, तब तक मुल्क का सियासी माहौल अदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेगा। मौजूदा गवर्नमेंट के पास सियासी बहरान से निकलने के लिए कौन सा रास्ता, कौन सी ऑप्शन मौजूद है, इस पर बात करेंगे। हमें पैनल पर ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर दानियल अजीज़ साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर वकील फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। दानियल अजीज़ साहब, हम ज़रा कि सियासी रस्साकशी पर भी बात करेंगे, लेकिन ये क्या हुआ है कि एक के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आ रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली में बैठे नून लीग के लोग हों, शिज़ा फातिमा साहिबा जो कि IT की वजारत रखती हैं, वो एक बिल लेकर आती हैं, वजारत कानून से पास कराती हैं, फिर उस पर वजाहतें देना पड़ती हैं, जब वो मीडिया पर आती हैं रऊफ़ क्लासा साहब उसको ख़बर को ब्रेक करते हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग पलवश शाह जैसे स्टैंडिंग कमेटी में उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो वो मामला सामने आता है। दूसरी तरफ पंजाब में भी ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जिस पर उन्हीं के स्पीकर, नून लीग के स्पीकर मलिक अहमद खान साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये किस किस्म के बिल हैं जो बगैर डिस्कस किए लाए जा रहे हैं। तो ये नून लीग की गवर्नमेंट सूबे की हो या वफाक की, क्यों ऐसे बिल्स मुतारिफ करवा रही है? जी, इसमें वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल में जो हमारे पाकिस्तान की इंतज़ामिया है, लोगों को असल में अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी हद तक असरअंदाज होती है सियासी जमातों के अंदर। दर हकीकत जो टेक्निकल कैपेसिटी है हमारी सियासी जमातों की, वो ना होने के बराबर है, और इसलिए जो मुकम्मल रिलायंस है, चाहे वो ड्राफ्टिंग का काम हो, चाहे पॉलिसी साजी का काम हो, चाहे रिसर्च का काम हो, वो सारे का सारा इंतज़ामिया के ऊपर। जब मैं इंतज़ामिया कह रहा हूँ तो मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे माशाल्लाह PS के अफसरान है और दीगर जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप है, या ये लोग जो हैं, या FBR के जो कस्टम्स के या इनकम टैक्स वाले हैं, तो इसमें जो इनको बहुत ज़्यादा जोम है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार आता है, इसके ज़रिए से हर चीज़ जो है ना वो फ्रिज में जैसे बोतलें लगी होती है, इस तरह से हम सोसाइटी को लगा के रख देंगे। ऐसा होता नहीं है, और ये बार बार फेल हुए हैं। और ये जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है, ये भी इनका गोश्त जो है इनको हॉन्ट करता है, तो बार बार उसका भयानक शक्ल जो है ना मुख्तलिफ अंदाज़ों से हमें सामने नज़र आती है। तो जब से हमने 2001 में एग्जेक्टिव और जुडिशरी की सेपरेशन की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो एक माई बाप का जो दफातर था डिप्टी कमिश्नर का और असिस्टेंट कमिश्नर का, उसको हमने एग्जीक्यूटिव बना के कानून के आगे उतना ही जवाबदेह कर दिया जितना आम आदमी है, तो वो जो ठंडे बुखार है वो उठते जा रहे हैं और पसीने उठते जा रहे हैं इंतजामिया को। और इनकी अज़ल ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी बहाने से, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के नाम से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम से, चाहे वो प्रीएम्प्टिव जो है ना कंट्रोल के वाले से, या कोई फियर फैक्टर, या इस तरह करके मुख्तलिफ इन्होंने सोशल कंट्रोल के नाम दिए हुए हैं, रैशनलाइज कर दें, स्ट्रीमलाइन कर दें। जी, ये बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी है। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे हाथ में डंडा वापस पकड़ा है और हम कानून से बालातर हों।
क्योंकि हमारे पास जज के इख्तियारात हों। तो जज के इख्तियारात जब तक जुडिशरी में रहेंगे तो फिर ये भी वहां जवाबदेह होंगे, और पुलिस इनके पास थी जज की हैसियत में, ना कि एक डिप्टी कमिश्नर की हैसियत में। वो डिप्टी कमिश्नर तो एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो ये बार बार कोशिश करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। अब सीधा सीधा ये जुडिशरी को यूसर्व तो नहीं कर सकते, उसमें जुडिशरी बीच में आ जाएगी। तो इनकी आपस की जो सियासत है वो दर हकीकत पाकिस्तान यानी आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ये आइडिया प्रिवेल कर रहा है कि आपने डंडा हाथ में पकड़ के कंट्रोल करना है। हुज़ैफा रहमान साहब भी मैं ज्वाइन कर चुके, वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफत है। हुज़ैफा रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये किस किस्म के बिल्स आ रहे हैं? अगर टेली कम्युनिकेशन बिल के हवाले से बात की जाए तो उसकी भी वजाहत देना पड़ जाती है। फिर कहा जाता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज ऐसी है, उसको क्लियर करके फिर पेश किया जाएगा। पंजाब में जिस किस्म का बिल है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी। क्या नून लीग की गवर्नमेंट ये जो बिल ला रही है ये खुद सोच कर ला रही है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से ऐसा कोई बिल असेंबली में नहीं आया, केपी से नहीं आया, पंजाब से आ रहे हैं, विफाक से आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फरबा। पहली बात तो ये है कि जिस आप बिल का जिक्र कर रही हैं, मैंने रात भी उस पर एक वजाहती बयान दिया था और अब फिर वो रिपीट कर देता हूँ कि एक तो ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दिफा किया जा सकता, और मैं समझता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स की जो है वो उनके मुतसादिम तस्वुर की जा रही हैं। इसीलिए उस बिल को जो है हुकूमत पंजाब ने उसके ऊपर दोबारा जो है वो असर नौ गौर का फैसला किया है और वो फिल वक्त मंजूर भी नहीं हो रहा। लेकिन जाहिर है जो ब्यूरोक्रेसी होती है या कोई हुकूमत के अंदर कुछ ऐसी सोच रखने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, इस तरह के बिल्स ज़रूर वो ड्राफ्ट कर देते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम जो लोग स्क्रीन पर आकर पार्टी का दिफा करते हैं या बाकी और लोग जो पार्टी के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इवन के आल्दो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो पंजाब के हैं उन्होंने भी इसको आड़े हाथों लिया है और हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बिल में कुछ शिकें ऐसी हैं जो कि ठीक हैं, लेकिन जो मुताज़ा शिकें हैं उनका अपना कोई दिफा करेगा और उसको इंशाल्लाह ताला उसमें से डिलीट भी करवाएंगे। और जहाँ तक बात आप टेलीकम्युनिकेशन बिल की कर रही हैं, मैंने उस पर भी आपके चूँकि चैनल पे नहीं आ सका या आपके शो में, लेकिन उसके हवाले से भी मैंने बात की कि अगर ये बिल मंजूर भी हो जाता तो इसके अंदर जो शिकें बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम थी या आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको सल्ब कर रही थी, तो कोई भी सिविल अदालत इस जो है बिल को उड़ा के रख देती। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने भी निशानदेही की, मीडिया ने, सेनेट में भी उसका पता चल गया, तो उस पर हमने असर नौ गौर कर लिया। लेकिन ज़रा इंसान है, ख़ता का पुतला है, एक गलती हुई, इसको एडमिट करना चाहिए। लेकिन मैं वैसे एज ए लॉयर आपको गुजारिश कर दूं और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को भी पता चलना चाहिए कि चूँकि सिविल का हमेशा मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अंग्रेज दौर में बना, भारत में वही चला आ रहा है, उसकी एक सेक्शन 4 होती है, उसके तहत आप सरकार कोई भी लैंड एक्वायर करती है। लैंड एक्विजिशन जो है सेक्शन 4 के तहत करना बड़ा एक मुश्किल काम बन चुका है, अदालतें आड़े हाथों लेती हैं। अगर ये एक्ट बन भी जाता और किसी के घर पर भी खंबा लगाकर या कहा जाता कि नहीं हमने यहीं लगाना है और यू आर बाउंड कि आप हमारे से एग्रीमेंट करें, तो इसको हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा फोरम है, सिविल अदालत उड़ा देती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल उसके ऊपर गौर किया, पीएम ने कमेटी बनाई और हमने उसको दुरुस्त किया। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ज़्यादा अच्छा होगा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो फाइनलाइज होने से कबल ही उनको जो है ठीक कर लिया जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने हुज़ैफा रहमान साहब ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया है, फिर मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ भी जाती हूँ। आप भी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं, दानियल अजीज़ साहब ने भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो कोताहियाँ हैं उसका जिक्र किया। ख्वाजा आसिफ साहब की मुझे वो ट्वीट्स बार बार याद आ रही थी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पे उन्होंने पहले तो काफ़ी स्टैंड लिया, फिर थोड़ा सा उनको डिफेंड करने में भी मुश्किलात हुई। क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी बिल आता है, इस तरह मुतारिफ कराया जाता है और फिर आप ही के लोगों को पता नहीं चलता कि ये किस तरीके से लाया गया है, पास कराया गया है, और फिर आपने खुद ही कह दिया कि हम कुछ चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकते? जी देखिए फरबा, आप एक अरसा हो गया आपको रिपोर्टिंग करते हुए, और जो मेरे साथी आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं कोलीग्स, ज़रा वो डिफरेंट पार्टीज से हैं, वो भी इससे इत्तफाक करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस को जो लोग समझते हैं, हुकूमती बिजनेस से आगाह हैं कि लामहला ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ताकतवर है और हर अदवार में ब्यूरोक्रेसी इस तरह के फैसले करवा लेती है जिनका दिफा करना मुश्किल होता है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं हमारे दौर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसा कुछ नहीं करा सकती, तो गलत होगा, इसको मानना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हावी हो जाती है। और ज़रा आपकी रियासत का जो पूरा स्ट्रक्चर है, यानी जब से पाकिस्तान बना, प्री पार्टीशन पे अगर आप बात करें, इवन के 1910 में इंडियन सिविल सर्विस या इंपीरियल सिविल सर्विस आई थी,
फिर 1947 के बाद भारत में ये इंडियन सिविल सर्विस हो गई और पाकिस्तान में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनी। भुट्टो साहब ने 73 में 12 सर्विस ग्रुप मुतारिफ करा दिए, डीएमजी, पीएसपी और बाकी ग्रुप्स। और फिर ये दोबारा एक एसआरओ के जरिए 2013-14 में ये दोबारा पीएस हो गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी इस तरह के डिसीजन करा लेती है। ठीक है। और उसके अंदर जिनका दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि मैंने जो बिल पंजाब में पेश हो रहा था उसको भी पढ़ा है और ज़ाहिर है मैं फर्दर किसी एक शीट पे आ नहीं सकता, लेकिन मैं इन जनरल आपसे एग्री करता हूँ कि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन को रिवोक करता है उसके भी मुतसादिम है। तो लामहला इसीलिए हुकूमत को भी स्पीकर साहब ने मशवरा दिया, हुकूमत के वज़ीर कानून ने मशवरा दिया, वो बिल वापस हो गया। और मरकज़ में भी यही सूरत हाल थी कि अगर तो किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी ने असरअंदाज होकर वो बिल बनवाया था, बीइंग डेविल्स एडवोकेट मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें नहीं समझ थी इस बात की कि ये तो सिविल अदालत से लोगों ने एक स्टे ले लेना है, वो तायात चलता रहेगा। और अगर किसी अफसर ने वो गलती कर दी थी तो उसको भी पता नहीं था कि वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का फायदा नहीं कर रहा बल्कि इस तरह का बिल बनवाकर नुकसान कर रहा है। ठीक है। और वो जाहिर है उससे भी रेजोनेंट पैदा होती है। आप लोगों ने तनकीद भी की, हमने वो तनकीद सही भी, फिर उसका दिफा भी नहीं कर सके, तो मैं एडमिट करता हूँ सारी चीज़ें। चले फैज साहब, स्टैंडिंग कमेटी में जाती हैं चीज़ें डिस्कस होती हैं बाकायदा तौर पे, आपको क्या समझ आई है? आप अग्री करते हैं हुज़ैफा साहब की बात से कि करता कोई है और भरता कोई है, या फिर मामला कुछ और है? No, I don't agree with my both friends जो इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है ये तो एडमिशन है पॉलिटिकल फेलियर का। हुज़ैफा ने भी कहा और जो दानियाल साहब ने भी जो इसकी तरफ इशारा किया, अगर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है आपके ऊपर तो फिर आपकी वजारत कानून के ऊपर आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? आपकी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिसमें अवामी नुमाइंदे हैं, अगर होते हैं अवामी नुमाइंदे तो फिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये तो नहीं हो सका। आपने कितने ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो सैक किया है? क्या इसके बाद सेक्रेटरी लॉज जो हैं वो सैक नहीं हो जाने चाहिए थे? अगर इतनी ब्लंडर बैक टू बैक हो रहे हैं और लेजिस्लेशन जो है वो इतनी प्रो एग्जेक्टिव हो रही है, इंतजामिया की हो रही है और सियासतदानों की ग्रिप सिस्टम के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो रही है, पार्लियामेंट को और जुडिशरी को बिल्कुल ही रिडंडेंट कर दिया गया है, तो फिर यहाँ पे तो अथॉरिटेरियन सिस्टम एस्टैब्लिश जो कि हुआ है, तो ये तो फिर हमारा जो कहना है, ये हमारी जो दलील है कि मुल्क में एक कोई ऐसा निज़ाम जो है जिसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं ये लोग, ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, ये कॉलोनियल हाइब्रिड निज़ाम से भी 4 हाथ आगे है। आप देखिए कि जो अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि ऐसे लोग मौजूद हैं इन मिनिस्ट्रीज में, असेंबलीज में, स्टैंडिंग कमेटीज में, जिनकी सोच जो है वो ऐसी ड्रैकोनियन है, ऐसी भयानक है, ऐसी स्याह है कि लोगों को के बुनियादी हकूक को वो दरख्वार आतना भी नहीं समझते और वो उनकी मुसलसल तौहीन एक आमेज रवैया है उनका अवाम की तरफ, और अवाम के बुनियादी हकूक को बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फाते मफ्तूह से, जैसे कोई मंगोलियंस ने आके जैसे किया था, तो ये तो उस किस्म की मेंटालिटी है। ये मेंटालिटी किसी तौर पे भी महज़ब मुल्क के लोगों की नहीं हो सकती कि जितनी ज्यादा ये काली कानून साजी की गई है। यानी एक कानून आया है कि जी टावर ऑफ लैंड एक्विजिशन जो है इट्स टोटली डिफरेंट। जो ये आप कानून लेके आए हैं वो पब्लिक पर्पसेस के लिए लैंड एक्विजिशन की जाती है, और ब्रिटिश दौर में बनने वाले कानून को आपने तोड़ के मोड़ के उनको मजीद भयानक किया है। ये चीजें तो ब्रिटिश राज में भी नहीं थी जो आप ये पंजाब में जो बिल इंट्रोड्यूस कराया गया। मैं समझना ये चाह रही हूँ कि जब ज़ाहिर है कि आप लोग भी हुज़ैफा साहब तो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन आप लोग भी गवर्नमेंट का किसी तरीके से हिस्सा रहे हैं, दाना अज़ीज़ साहब भी रहे हैं। समझने के लिए सवाल जो है वो ये है कि जब स्टैंडिंग कमेटी में एक बिल पेश होता है तो उसमें ज़रा कि अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होती है, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी बैठते हैं, उसमें बहस होती है, मुबाहिसा होता है, उसमें डिस्कशन होती है किसी भी बिल पे। तो क्या ये डिस्कशंस नहीं होती हैं जब ब्यूरोक्रेसी का दबाव हो रहा होता है? या यूँ मैं कह लूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि जी जैसे टेली कम्युनिकेशन बिल है उस पर अक्सर सहाफ़ियों का ये मौक़िफ़ है कि ये पैसा चला है, इस पर किसी को फ़ायदा पहुँचा है और ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए सब कुछ किया गया। तो जब आप वोट लेकर असेंबली पे जा रहे हैं, मैं दोनों पार्टीज़ को मुखातिब कर रही, चाहे वो अपोजिशन की साइड है या हुकूमती साइड है, तो क्या इसमें
आप डिस्कस नहीं करते कमिटीज में कि वेदर इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान और पंजाब जिसकी हम बात कर रहे हैं और नॉट? नहीं, ये स्टैंडिंग कमेटी का तो यही काम होता है तो ना फिर जी, इसका मतलब है कि कि स्टैंडिंग वो कमेटी का कोई वक़्त नहीं रही ना चौधरी साहब, कि कोई भी बिल आएगा नहीं, वक़्त तो इस मुल्क में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वक़्त नहीं रही, यहाँ पे इदारों की वक़्त नहीं रही। आप या तो इस मुल्क में जो है किस चीज की वक़्त है, यहाँ पे जब इंसानी जानों की वक़्त नहीं है। आप हमारा मीडिया जो है उसके ऊपर जितना कंट्रोल कर लिया गया है, आप तो बात में नहीं कर, आप तो एडिटोरियल कंट्रोल आपके पास है ही नहीं। सेठ मीडिया है, आई एम सॉरी टू से, नॉट वांटिंग टू द वर्कर्स लाइक यू और जो फील्ड में साफी हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब देखिए ना उनका जो सबसे बड़ा चैनल जो है उसका एडिटोरियल कितना कमजोर, कंट्रोल कितना कमजोर हो गया कि उनको भी बंद करना पड़ा 15 दिन के लिए। इशू ये है कि यहाँ पे कोई भी इदारा, कोई भी चीज, कोई भी फर्द अपना काम करके तैयार नहीं है, ना कोई पढ़ता है, ना रिसर्च होती है, ना कोई इसमें सोच है। जो ऑर्डर आ जाता है, चाहे हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, ये आप क्लीन चिट ना दें सबको। ये सारे एक ही मेंटालिटी के लोग हैं जो कि खुद को हुक्मरान समझते हैं। ये ब्राउन साहिबान है, गोरा कल्चर चला गया है हमारे ऊपर। ये जो है यानी ये ड्रैकोनियन लॉज की बात कर लें या फिर आप ये बात कर लें कि किस तरीके से पास होते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। भाई आप देख लेना पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, कोई आदमी जो कि अवाम का दुख दर्द रखता हो उसको बढ़ाने से पहले क्या वो 10 दफा सोचे। मैं इस तरफ भी आती हूँ, मैं इस तरफ भी आती हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि दानियल साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि BISP की अगर हम बात करें तो हमारे बड़े अच्छे कलीग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल किया पराचा साहब ने अपने प्रोग्राम में चेयरपर्सन से BISP की कि एक शौहर जो है उसकी 5000 से ज़ायद बीवियाँ कैसे हो सकती हैं। तो मतलब आपकी करप्शन का या आपकी बेज़ाब्तगियों का आपके किसी भी इदारे में जो आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो ये आलम है कि आपको कितने सालों बाद पता चलता है कि ये पैसा कहाँ लग रहा है। अल्टीमेटली तो ये अवाम का पैसा और ये लूप होल्स वही हैं जिसकी वजह से हम कर्जे की तरफ भी जाते हैं। साहब, ये जो कुछ भी अभी सिस्टम चल रहा है जिसमें हम बेज़ाब्तगियाँ भी देख रहे हैं, जिसमें हम ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करवाने की, ऐसे बिल्स पास होने की भी बातें करें। हुज़ैफा साहब ने तो कह दिया है कि वो इसको डिफेंड ही नहीं कर रहे जो शिके उसमें कुछ मौजूद हैं। ऐसे में कियोस बढ़ता जा रहा है, तो इस कियोस के ऊपर भी आपको लगता है कि कोई काम होगा या होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि अभी पेशगोइयाँ जारी हैं, शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं, आखिरी बिल पेश कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। वाउडा साहब एक अलग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब अलग बता रहे हैं कि ये आखिरी बिल है। तो ऐसा क्यों है कि माहौल बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट नहीं चलेगी? इसमें जी मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट के बारे में कह रहे हैं, इनके आपस के जो तफक्कुरात हैं वो जब सामने आते हैं तो फिर ऐसी बातें मालूम पड़ती हैं। अभी आप देखें जो आप पंजाब के और मरकज़ के दरमियान जो मामलात हैं और जो सुनने में आ रहा है कि जो हालात बने हुए हैं डार साहब के और फाइनेंस मिनिस्टर के, और ये जो कबीना चेंज हो रही है, और बेसिकली ये सारी चीजें उस तरफ इशारा देती हैं कि पंजाब में तो बड़ा सुकून है, पंजाब और विफाक में। यहाँ मरीम नवाज साहब है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब है, चाचा आप भतीजी बोलते हैं शायद गालिबन इस रिश्ते को, वो बिल्कुल सुकून है। तो जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि अभी आप देखें मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है फिस्कल पैक्ट के बावजूद, उसके अलावा जो है ये सारे पैसे सूबों के ले गए। तो पंजाब का मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 500 अरब के करीब अमाउंट बनती है। तो ये वो पैसे हैं जिससे वो सारी रेवड़ियाँ बट रही थी कि जी सोलर पैनल बांट दें, ट्रैक्टर बांट दें, वो हर चीज़ का कार्ड बना दें, वो बांट दें, पता नहीं 2 दर्जन तो कार्ड है इनके। ये जो माशाल्लाह आप किसी भी शहर में जाएं तो फुल पत्तियां और बत्तियां लग रही हैं, और ये सारे अरबों खरबों रुपए के जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं बजाय इस चीज़ के ऊपर लगाए जाएं कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी जो है स्टंटिंग हो रही है या वो स्कूल में नहीं है। वो फिगर जो है इस वक्त जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की वो 0.8% ऑफ GDP आ गई है, जो कि पहले 2% पे थी और 4 पे लेके जानी थी, उसके बजाय वो 8% 0.8% पे आ गई है। और जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है जो डिस्ट्रिक्ट को पैसे जाने थे वो सारे फंक्शन तो सुबह कर रहे हैं, चाहे वो साफ सुथरा पंजाब हो, चाहे वो ये बसें हो, चाहे वो सब, ये सब लोकल फंक्शन है। असल में इनकी इमेजिनेशन नहीं है कि सूबे में करना क्या चाहिए। तो इसकी वजह से जो वो पैसे चले गए हैं तो वो सारा सर्कस भी खत्म हो जाएगा।
तो उसी से तो वो चाह रहे थे कि वो चीजों को ट्रैक करें, क्योंकि ये सस्ती शोहरत के अलावा तो हम आता कोई नहीं है। और किया भी इसलिए कि फौज को राजी किया। तो वो अब कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमें तो ये टैक्स लगाने नहीं है, और ये जो IMF की शराइत है ये बहुत सख्त है, हमने जितनी कुर्बानी सियासी देनी थी दे दी है, तो आप मरकज में जो है ना मसाके मईशत कर लें और लाएं, बाकी जमातों को भी ये सारों का बराबर का हिस्सा डालें, इसमें हम अकेले नहीं कर सकते, और पंजाब हमारे पास है। तो वो इस तरफ आ गए। तो ये मामला जो चल रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स, और जो आप कैबिनेट रीशफल की बार बार बात सुन रहे हैं, और जो लड़ाई चलती चली आ रही है एक सर जंग फॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान, वो सारी दुनिया को पता है कैसी है प्लान्स यके बाद दीगरे आए, और कैसे IMF की टीम जो है वो सितंबर में साइन करके गई और अक्टूबर में उनको फिर आना पड़ गया पाकिस्तान। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके सामने है ना, ये ऐसे तो नहीं हो रही। और प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रॉब्लम ये है कि अब हम फिर से डबल डिजिट इन्फ्लेशन में है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोएस्ट स्टेप पे है। तो ये जब सारी चीजें सामने आ रही हैं तो फिर बातें तो होती है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मामला इतने बिगड़ गए हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे। हुज़ैफा रहमान साहब से सवाल करते हैं कि क्या वो भी समझते हैं कि वाकई पंजाब हुकूमत में और विफाक में जो ये थोड़ी बहुत रिफ्ट की बातें चल रही हैं ये हो रही हैं, और जो गवर्नमेंट डिलीवर करने की बात कर रही थी उस तरीके से तो यकीनी तौर पे डिलीवर अभी तो होना शुरू नहीं हुआ है। तो इस पे भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुज़ैफा रहमान साहब, क्या इख्तलाफात बढ़ गए हैं विद इन पंजाब गवर्नमेंट भी? जिस तरीके से हमने देखा मलिक अहमद खान साहब ने जो गुफ्तगू उनकी उज़मा बुखारी साहब के साथ साहिबा के साथ हुई, और फिर ये जो अभी दानियल अजीज़ साहब भी बात कर रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन विफाक एंड पंजाब। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैंने बात सुनी है दानियाल साहब की भी, और आपका सवाल भी सुना है। कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है ना वफाक में ना पंजाब में। छोटे छोटे इश्यूज पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। एक घर में 2 सगे भाइयों में भी होता है, एक घर में रहने वाले 4-5 जो अफराद होते हैं कुंबे के, उनमें भी किसी बात पर हो जाता है। और इसी किस्म की ज़ाहिर चीज़ होती है। पंजाब में MPs होते हैं, उनको सूबाई हुकूमत लुक आफ्टर कर रही होती है, और मरकज़ में MNAs होते हैं, ज़रा MNAs की विंग होती है, MPs उनमें भी आपस में किसी बात पे इख्तलाफ आ जाता है। तो उसको ये तासुर देना कि शायद कोई मरकज़ और पंजाब में इख्तलाफ हो गया, या मलिक अहमद खान साहब का मामला वो ज़ाहिर DPO कसूर से शुरू हुआ, उसको आज उन्होंने ज़ाहिर अपनी जो कमेटी है इस्तेहकाक कमेटी, उधर उन्होंने तलब भी किया। चीज़ें इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और ज़ाहिर है उसके अंदर कहीं मामला हाईलाइट भी हो जाता है, फिर उम्मीद तासुर ये उभरता है कि शायद हुकूमत की माँ पर हो रहा है। कुछ चीज़ें हुकूमत को पता भी नहीं होती, और ब्यूरोक्रेसी, वही बात फिर आगे ब्यूरोक्रेसी इस किस्म के इकदाम कर देती है। अब क्या ज़रूरत थी वहाँ पर मलिक अहमद खान साहब को एनवाई करने की, जो DPO साहब है उनकी तरफ से? हालांकि कोई ऐसी बात भी नहीं थी। उन्होंने 2 अफ्रीकन की सुलह कराई, अरे सुलह में FIR खारिज हो गई, और अगर वो समझते थे DPO साहब की FIR गलत खारिज हुई है, DSP ने गलत की है, तो तफ्तीश तब्दीली में FIR बहाल हो जाती। और मैं मलिक अहमद खान साहब को जानता हूँ। मलिक अहमद खान साहब बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के बड़े कमिटेड साथी हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ उन्हें हुक्मिया कहें, वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे स्पीकरशिप से इस्तीफा देने में। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी ज़ाहिर है आप जब ये जो हुज़ैफा रहमान साहब तब्दीली की बात हो रही है, तब्दीली के राना एहसान अफजल साहब मेरे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते मौजूद थे, उन्होंने भी एडमिट किया कि जी बिल्कुल तब्दीली हो सकती है। इख्तियार वली साहब ने कहा कि परफॉर्मेंस की बेस पे बिल्कुल हो सकती है, वज़ीर आज़म ने मंगवाई हैं चीज़ें। ये तब्दीली विफाक की हद तक महदूद है, पंजाब में भी है कोई इस तरह का? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मैं आपके प्रोग्राम में गुजारिश कर दूं कि वज़ीर आज़म साहब के लेवल पर काबीना में मेजर रिशफल का कोई भी अभी तक जो है मामला अंडर कंसिडरेशन नहीं है। और मैंने 2 दिन पहले भी इसकी बड़ी वाज़ेह अल्फाज में तरदीद की। ये ज़रूर है कि वफाकी हुकूमत की इज़्दाद कार और कुछ वजारतों की इज़्दाद कार को बेहतर बनाने के लिए कुछ वजारतें जम होकर जो है वो कोई नई शक्ल आ सकती है सामने, तो उसमें लामाला जो वजीर होंगे उन्हें कोई और पोर्टफोलियोज दे दिए जाएंगे। अच्छा। और ये भी मुमकिन है कि 1-2 या मैक्सिमम 3 लोग जो है वो एज अ स्टेट मिनिस्टर काबीना का हिस्सा बन जाए। तो ये जरा चलता रहता है। ये कहना कि शायद कोई फाइनेंस मिनिस्टर से कोई है इंटीरियर मिनिस्टर, देखिए तो फिर बात नामुनासिब हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा इत्तेहादियों का नहीं है, विद इन पार्टी ही कुछ लोग नए ऐड हुए हैं जो जीत कर आए दिन इंतखाबात वगैरह में। लेकिन बात ये है कि ये कहना कि कोई दाखिला खारजा या जो है बाकी जो है वजारतें जो है वो उनमें कोई रिशफल होगा, तो वैसा कोई इम्कान नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि चेहरे यही रहेंगे और सिर्फ ये है कि थोड़ी सी रीशफलिंग होगी, आगे पीछे किया जाएगा, ऐसा कोई इम्कान नहीं है? नहीं, मैंने कहा ये हो सकता है, मैंने कहा जी ऐसा ये हो सकता है और PM का प्रोग्रेटिव है, लेकिन अभी तक तो इसकी भी कोई ऐसी अभी कोई मैच्योर जो है मूव नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ये जो खारजा और दाखिला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब हैं एक तरफ और एक तरफ डार साहब है, तो अब मैं कुछ कहूँगी तो फिर आप कहेंगे नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये दाखिला को आप कहाँ खारजा में शिफ्ट तो नहीं करेंगे कि कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात जो मैंने की है, मैंने तो फिर भी आपको प्रोग्राम के तवज्जुह से खबर दे दी। ये सबको पता है, जो बाखबर जर्नलिस्ट ने पता है कि मैंने जो 2-3 वजारतों को जम करने की बात की, किनके मुतालिक की है। तो लेकिन उसमें खारजा दाखिला की बात ही नहीं है। खारजा ज़रा एक अलहदा सब्जेक्ट है, दाखिला एक अलहदा सब्जेक्ट है। आप आग और पानी को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, मशरिक या मगरिब को? खारजा ने आपके सवारती मामला देखने हैं, दाखिला ने आपके लॉ एंड ऑर्डर। मैं तो चेहरे यहाँ से वहाँ ले जाने की बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने तो पहले आपको कह दिया कि दाखिला खारजा में कोई तब्दीली ज़ेरे गौर नहीं है। चले ठीक है फैसला साहब, इसका मतलब है कि कोई वो कह रहे हैं, मुझे समझ में आया है, जो मुझे समझ आया मेरी सोच के मुताबिक कि इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ी सी आगे पीछे होंगी चीज़ें, यही मामला रहेंगे, बल्कि कुछ लोग ऐड ऑन होंगे, विच मीन्स कि ये जो सोहेल खान हनफी साहब दावा कर रहे हैं आखिरी, उन्होंने कहा कि आखिरी बजट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बाय द वे ये लाइन बोली थी कि आखिरी बजट होगा, तो ऐसा कोई मामला लग नहीं रहा। तो फिर ये क्यों फीलर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट, ये कंपनी नहीं चलेगी? देखिए फरवा, ये बातें तब होती हैं जब ये बातें एग्जिस्ट करती हैं। ये धुआं, जहाँ पे कोई आग लगी होती है तो वहीं से धुआं उठता है, और ज़ाहिर है हुज़ैफ़ा साहब का तो यही बनता है कि वो इसकी तरदीद करेंगे। लेकिन जो शहर इक़्तिदार है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, उसमें चहमगोइयाँ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, गॉसिप चल रही हैं, और जो सारे मामलात वज़ारत ख़ारजा के वज़ारत दाखिला ने अदा किए, हालांकि वो सब्जेक्ट वज़ारत ख़ारजा का था, और फिर बजट जो है वो भी वज़ीर ख़ारजा ने प्रिपेयर किया अकॉर्डिंगली। तो फिर जब मैंने वही अर्ज़ किया ना कि यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस एक नहीं है, चौधरी साहब अलाउ मी, वो नून लीग के कुछ दोस्त कहते हैं, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, बाय द वे इख्तियार वली साहब ने ये लाइन इस्तेमाल की थी, मैं उधार ले रही हूँ उनकी लाइन, कि वो आर्मी चीफ के CDF के एलची के तौर पे वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने जो एफर्ट्स किए वो की तो पाकिस्तान के लिए ही है ना। मैंने भी उनसे ये सवाल किया था कि वज़ारत ख़ारजा से ज़्यादा वज़ारत दाखिला मुतहर्रिक थी। नहीं तो LG ये कोई ज़ाती काम थोड़ी होता है, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है ना जी। वो क्या उन पे ज़्यादा ट्रस्ट है? इसका मतलब तो ये है कि नून लीग या इत्तेहादी हुकूमत में कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जिस पे जो फील्ड मार्शल साहब पे ट्रस्ट कैरी कर सकता हो। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये उसी बात की तरफ इशारा करती है ना। तो आप जब ये चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान में छठा बजट तो किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दिया कभी भी, और जो इस वक्त पंजाब और वफाक के मामलात आपसी जो हैं वो काफ़ी संजीदा हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें ले दे है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मलिक अहमद खान साहब को इस्तीफ़ा देने की ऑफ़र करनी पड़ी, तो इसका क्या मतलब? तो वहाँ पे जो पंजाब में जो सैलियों का ग्रुप है, उन्होंने साजिश की उनके खिलाफ जो गुफ्तगू की महाज खोला, तो वो जो चीज़ सारा मामला उन्होंने किया है, उस चीज़ को भी तो आप देखें ना कि इसके पीछे भी तो कोई मुहरकात है ना। अच्छा, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि वो, अच्छा जिसको आप सहेलियों को ग्रुप कह रहे हैं, वैसे मैं इसे विमेन एम्पावरमेंट कहती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप गलत कहती हैं। अच्छा, मैं गलत कहती हूँ, लेकिन क्या हो सकता है? देखिए इख्तिलाफात, वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे नहीं होती। लेकिन चोरी साहब देखिए इख्तिलाफात तो आपकी, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इख्तिलाफात तो नहीं है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इख्तिलाफात तो नहीं है ना। आप वुमेन एम्पावरमेंट का ये थोड़ी मतलब है कि अब मैं और आपके साथ इख्तिलाफ भी नहीं कर सकता। गुजारिश ये है कि वो चीज़ जो है वो सियासत है ना। जब आपकी वजीर जो बड़ी करीबी सहेली है, वो आपके स्पीकर के खिलाफ महाजगरम करे, DPO की जरूरत है कि सेटिंग स्पीकर के ऑफ पंजाब असेंबली नजरअंदाज करे? हाँ जी, मैं ये किसके इशारे पे हो रहा है? आई गॉट योर पॉइंट, और ये पॉइंट मेरा ख्याल से जब ये आई थी बात सामने तभी समझ आ गया था बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट पे वापस लेके जाती हूँ जहाँ पे हुज़ैफा रहमान साहब ने भी डिस्कशन की थी फॉरेन मिनिस्ट्री की और वज़ारत दाखिला की बात जब चल रही थी। डार साहब को आप कहाँ देख रहे हैं? इट्स जस्ट क्या कहते हैं, ये एक हाइपोथेसिस है, अभी ज़ाहिर है कि इस तरह के कोई फ्रेमवर्क
सामने नहीं आया है। एज़ पर हिज वर्ड्स की वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, बट डार साहब को फिर आप कहाँ देख रहे हैं? वापस ख़जाना की तरफ जाते हुए देख रहे हैं चौई साहब? फिलहाल तो डार साहब की जी बड़ी शदीद किस्म की टसल बनी हुई है, और पीछे जो इस्लामाबाद में एंटी एनक्रोचमेंट प्रोग्राम हुआ उस पर डार साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनके कुछ करीबी दोस्त हैं जिनके डेरे जो हैं वो भी गिराए गए, कुछ नूनी के लीडर्स थे उनके भी डेरे गिराए गए। अभी भी मार्क है वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो स्टैंडर्ड था जो कि अभी दबा दिया गया है, उसमें भी जो काम हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस अपीयर हुए हैं। तो दरारें जो हैं वो तो पैदा हो चुकी हैं। अब ये वाइडन होंगी तो जल्दी आपको पता चल जाएगा। ये कंपनी ज़्यादा देर चलती हुई मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, ये कंपनी आप कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा देर चलती नज़र नहीं आती। दानियल अजीज़ साहब, इख्तलाफात की बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म साहब ऑफ़र करते हैं कि आए मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत करें। वो तो ज़ाहिर है कि हमें हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन आपका आइडिया क्या है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि गए हैं, विलिंगली अपनी वजारत आला को छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वो वापस क्यों आना चाह रहे हैं? किसकी माँ पर? क्योंकि अभी तक तो खान साहब की किसी के साथ मुलाकात हुई नहीं है अपेरेंटली। जी, ये तो हर एक की कोशिश रहती है जी कि वो अपने अपने करियर के हिसाब में, कुछ लोग ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, कुछ कम होते हैं। लेकिन फ्रैंकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर से तो बहुत बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। ये जो इस साल इन्होंने सूबों से पैसा लिया है और कह रहे हैं अगले साल भी चाहिए, ये तो पूरा जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है पाकिस्तान का, अंडरगर्डिंग है, वो सारा एक क्वेश्चन मार्क बनता चला जा रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स जो है, जो अनफॉर्चुनेटली हम सुनते रहे हैं कि जी मैकेंजी आ रहा है एफबीआर ठीक करने, और फिर हम सुनते रहे हैं कि जी बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने पैसे दे दिए, वो ठीक कर रहे हैं, और ये टास्क फोर्स बन गई और वो टास्क फोर्स बन गई है। वो सारियां आनियां जानियां और सारा खत्म नहीं हो रहा। तो एफबीआर में जो आहत चीमा साहब ने और ये जो लगड़ियाल साहब हैं, जो इन्होंने इंसेंटिव्स का निज़ाम बनाया है, वो इतना पेचीदा बना दिया है कि वो चल ही नहीं सकता। और अब वो फेसलेस की बातें शुरू कर दी हैं, कभी डिजिटाइजेशन को हाथ मारते हैं। आज इन्होंने कह दिया कि जनाब हम मंथली नहीं, हम एनुअल वो करेंगे, जो टारगेट है रेवेन्यू का, तो मंथली का ताल्लुक कोई नहीं बनता क्योंकि उसमें केसेस होते हैं फलां। तो मतलब ये अजीब व गरीब। तो अब जब तक अगर PMLN के पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये मामला बिगड़ते चले जाएंगे। तो जो साहिब मतलब जिनके ऊपर ये सारी तकलीफ आनी है, वो तो सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब वज़ीर आज़म साहब को ये बताया जा रहा है कि जी हम ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आ जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आती है तो हम बूम बस्ट साइकिल में चले जाते हैं, इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है। अब ये सारे जो इन्होंने माशाल्लाह इंजीनियर इकट्ठे करके तो उनको प्रोफेसर बनाया हुआ है, और किसी को कुछ बनाया हुआ है, किसी को कुछ बनाया हुआ है। ये तो वज़ीर आज़म साहब को सारे दाज में मिले, शायद वो चाहते भी नहीं है। वो उनकी एक मतलब वो कंस्ट्रेंट है अपने बड़े भाई की वजह से। वो जो सपोर्ट उनको मिली हुई है एस्टैब्लिशमेंट की, उसको बरूए कार नहीं ला पा रहे। ये सारे डफर बैठे हुए, तो इनके साथ क्या करें? इनको हलाते हैं तो वहां से उनको डांट टपट हो जाती है। सो कहने का मकसद ये है कि मैं तो उनके लिए फील सॉरी करता हूँ, बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान में हमने 6% ग्रोथ ना की, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सिर्फ मौजूद है, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ाए बगैर ग्रोथ ला सकते हैं 6%, बिल्कुल आ सकती है। अब इनके पास फॉर्मूला नहीं है, तो ये मसला है। कभी हम सुनते हैं वंडर बॉय आ रहा है, कभी हम सुनते हैं कुछ आ रहा है। तो इस तरह की बातें तो फिर होती रहेंगी जब पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और खसारा वो भी बढ़ रहा है और नहीं पूरा हो रहा। तो ये कब तक चलेगा काम? तो ये जाहिर बात है, ये ज्यादा देर चलने वाला है नहीं। यानी कि आपको स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी लाने के लिए जो ये अनसर्टेनिटी है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इख्तलाफात के बैठना पड़ेगा, और बैठने के लिए पेशकश मौजूद है, लेकिन वो पेशकश मुँह ज़बानी है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब, दानियल अजीज़ साहब, फैसल चौई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इंटरनेशनल मंजरामे में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो सिचुएशन अभी पिछले हफ्ते हमने देखी, कुछ रोज़ में बिगड़ी, ख़राब हुई, फिर ठीक हुई, और ज़ाहिर है कि आर्टिकल 5 भी मौजूद है इसमें कि फिल फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली भी जाएगी, ईरान जो सुरंगें बिछा चुका है उसे ख़त्म भी करेगा, और एक रास्ता भी देगा टैक्स वसूली के बगैर या फ़ीस के बगैर। हमने देखा कि ईरान ने उस पर भी कुछ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है।
अब बावजूद इस पूरी कशीदगी के दोनों पार्टीज़ ने अच्छी बात यह है कि अपने मुआहदे को या उस सीज़ फायर को ख़त्म नहीं किया है, लेकिन ऐसा क्यों है कि अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है, चाहे वो अमेरिका है या ईरान है? देखिए फरवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने बुलाया और आपने खुद ही कहा कि एमओयू की जो शिकें हैं उनको अगर आप बागौर मताला करें तो उसमें बहुत वाज़े तौर पर एक रोड मैप का तयन किया गया है और उसमें 60 दिन का टाइम भी है जिसके अंदर ये तमाम बाकी मामला भी तय कर लिए जाएंगे। मेरी नज़र में तो ये एमओयू अगर आप इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये काफ़ी हद तक ईरान के हक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक रास्ता खोलता है। ईरान के लोग जो कि बरस से एक इकोनॉमिक सैंक्शंस का के नीचे दबे रहे हैं, उनके लिए एक नया रास्ता खोलता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए मिल रहे हैं। और फिर उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो आपको याद होगा उन्होंने इस पे साइन किया, इस एग्रीमेंट के ऊपर। पाकिस्तान की इतनी काविशें थी, पाकिस्तान की और कतर की और यूएस मिलके साइन किया। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर भी है एज ए मीडिएटर। फिर ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, उन्होंने आके शुक्रिया भी अदा किया। तो लगता यूं है कि ईरान के अंदर कुछ सोच जो है उसके अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। अपने प्रेसिडेंट का साइन किया हुआ एग्रीमेंट भी उनके सामने है, फिर भी उन्होंने एक सिविलियन टैंकर को जिसके ऊपर सिंगापुर का झंडा था उसको टारगेट कर दिया। तो बड़ा अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वन होप्स के ये एक वन ऑफ या आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा और ये रिपीट नहीं होगा। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह से अपने साइंड एग्रीमेंट को साइड पे रख के आप हमला कर देंगे तो अमेरिका भी फिर ऑफ कोर्स एक सुपर पावर है, उसने भी रिएक्ट किया, उसने भी कुछ हमले किए। ईरान ने फिर दोबारा बहरीन को और कुवैत को भी टारगेट कर दिया। मतलब बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक बात है, क्योंकि देखिए लगता यूं है कि उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है या उनके अंदर मौजूद जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद तो इस एमओयू को सपोर्ट करती है, लेकिन हो सकता है कि आईआरजीसी के अंदर कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हों जो शायद कुछ रिजर्वेशंस का इजहार करते हों। लेकिन देखिए वो अपने आप को कहते हैं पासदारान इनकलाब, तो अब एमओयू की भी पासदारी जरूरी है उन पे। ये एमओयू उनके सदर ने साइन किया है, तो आई होप कि इस पे वो नजर आसानी करेंगे और ये जो एक इंसिडेंट हुआ है उसका रिस्पांस भी अमेरिका की तरफ से हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आई होप इट विल बी एन आइसोलेटेड इंसिडेंट और ये एक इस खित्ते में दोबारा कशीदगी की तरफ नहीं जाएगा। मैं इस हवाले से काफी कॉन्फिडेंट हूं कि दिस विल नॉट बी अ स्टार्ट ऑफ अनदर एस्केलेशन। मुझे उम्मीद है कि दोनों अतराफ ये जान चुकी हैं कि जंग मसले का हल नहीं है, इस मसले का हल मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी ही है। अच्छा, ये जो ज़ाहिर है कि ईरान बेसिकली ओमान के साथ मिल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की किस्मत लिखने की बात कर रहा है या उसके कंट्रोल से मुतालिक जो मामलात हैं उसको लेके चलने की बात कर रहा है, जिस पे ईरानी जो नायब वज़ीर ख़ारजा है काज़िम गरीब आबादी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया अपने मस्कत के दौरे से मुतालिक। आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कभी भी खातिर में नहीं था, पिछली जंग में भी, इस जंग में तो खैर बंद होने के बाद उसकी अहमियत का पता चला, इसके मुस्तकबिल को लेके कभी दोबारा कशीदगी पैदा हो सकती है? क्योंकि पानी के बारे में, समुद्री पानी के बारे में अमेरिका का एक मौक़िफ़ है, इंटरनेशनल लॉज भी मौजूद हैं कि इस पे किसी किस्म की फ़ीस या टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान के वहाँ पर असासे मुंजमद करने की जो उनकी रिलीज़ करने की डिमांड है अभी तक वो पूरी नहीं हुई है अलबत्ता, लेकिन उनकी नज़रें यहाँ पर हैं कि हम ओमान के साथ बैठ के इसके ऊपर कोई सेटलमेंट कर लें। इसके दो जवाब हैं। एक तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता, कहीं पे भी इसकी कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। इंटरनेशनल वाटरवेज का जो कानून है वो इंटरनेशनल लॉ में इंश्राइंड है और वहाँ पे राइट ऑफ नेविगेशन जो है वो फ्री होना चाहिए। स्ट्रेट्स ऑफ मेलका भी हमारे सामने हैं, मुख्तलिफ इस तरह के 2-3 और भी ऐसे चोक पॉइंट्स हैं दुनिया में जो कि इंटरनेशनल वाटर ही कहलाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि ओमान जो है वो कभी भी इस किस्म की किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनेगा जहाँ पे वो टोल मांगे अपने ही ब्रदर जीसीसी ममालिक से। और सिर्फ जीसीसी ममालिक से नहीं, वहां से आमद और रफ्त तो सिर्फ बहुत सारे टैंकर्स की होती है। अभी जिस टैंकर का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो सिंगापुर का था। तो मुझे, और प्लस उसका जो इम्पैक्ट होता है, अगर आप किसी पे टोल लगाएंगे तो ऑब्वियसली फिर उसकी जो कॉस्ट होगी, वो जो कैरियर होगा वो तो उन खरीदवा अशिया पे लगा देगा, उसका असर फिर मुझ पे और आप पे होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये तो एक दुनिया भर में फिर एक तरह से एक अफराते ज़र, ये इन्फ्लेशन पैदा होगी। मुझे नहीं लगता ये एक दानिशमंदाना कदम है। देखिए अंग्रेजी में एक मकूला है, उसे कहते हैं पेनी पाउंड फूलिश। अगर आप अपनी पेनीज को ढूंढते रहेंगे तो आप पाउंड जो बड़ी करेंसी है उसको आप भूल जाते हैं। अगर आप उस एमओयू पे देखें
उस पे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली आपने एक जंग हुई, यहाँ पे हमला हुआ, आपने स्ट्रेटेजिकली उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज कर लिया कोई अपना प्रेशर टैक्टिक के तौर पर, लेकिन उसको एक वहां पे टोल लगाना या कोई फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन वो भी ये हमें एक छोटी मिर्जा गेन साहब के लग लिए रहा है बड़ी कि गेन जब को भूल जाएंगे। बाय द टाइम जब उनके असासे रिलीज किए जाएंगे, उनको जब पैसे मिलना शुरू होंगे, तो हो सकता है कि थिंग्स वुड बी डिफरेंट। अच्छा, ये जो कल दोहा में मुलाकात की बात हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस पे तस्करा ना करें इसका। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि ज़ाहिर है कि एज यूजुअल कोई ऐसा बयान दे देते हैं, उन्होंने इस पर भी कह दिया है कि ईरान की दरख्वास्त पर हम कल दोहा में मिल रहे हैं। अलबत्ता ज़ाहिर है कि हम सबको पता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ होगा। आपको इस मुलाकात से क्या नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये उसी का पेश खामा है जो हमने स्विट्ज़रलैंड में देखा और उससे पहले जो इस्लामाबाद में देखा। जी बिल्कुल, देखिए मैं जैसे आपसे पहले कहा कि जो MOU है उसमें एक 3-4 चीज़ें हैं, कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कुछ एक रोड मैप का तयन भी वो करता है। उसके अंदर आपने देखा टेक्निकल मज़ाकरात की बात होती है, तो वो जो टेक्निकल मज़ाकरात हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और जो मेरी अभी बात भी हुई है कुछ दोस्तों से जो कि इस प्रोसेस के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा है कि जी वो टॉक्स हो रही हैं। अब ये एक बहस हम करें या ना करें कि वो किसके कहने पे हो रही है, वहाँ पर गुफ्तगू जारी है। जी बिल्कुल वो होगी और वो कंटिन्यू भी करेगी, और यही वो खुश आइन पहलू है इस तमाम बात का। ऑफ कोर्स ये हमला नहीं होना चाहिए था, उसका जवाब भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है कि जो प्रोसेस है उसको डीरेल नहीं होने देना चाहिए। देखिए हम और आप अक्सर इस प्रोग्राम में भी बात करते हैं और मीडिया में बात होती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको हम स्पॉइलर कहते हैं, जो इस प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं। तो क्यों हम उनका हथकंडा बने, क्यों हम उनके बातों में आए, हम हमला क्यों करें किसी के ऊपर, जब आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है। उस एग्रीमेंट के अंदर MOU के अंदर सिर्फ 4 लोग हैं, ईरान, US, पाकिस्तान और कतर। तमाम लोग खैर ख्वाह हैं आपके, पूरी दुनिया ये समझती है कि इस मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए होगा। जो स्पॉयलर्स थे या वो सब साइड पे चले गए हैं, तो अब आपको चाहिए अगर कोई आपको स्पॉयलर वहां पे आता भी है तो आप उसको आने ना दें। यानी ये तो हर किसी के इंटरेस्ट में है कि इस मसले को डीरेल ना होने दिया जाए और मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी चलती रहे। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन की हद तक उम्मीद है कि ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह, और हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे और इस किस्म के जो इंसिडेंट्स जो हुए वो नहीं होंगे दोबारा। ठीक है, यानी कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी से वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज हम मीडिएशन में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर चुके हैं, बड़ी एफर्ट की है कतर के साथ मिलकर पाकिस्तान ने, और अगर इस लेवल पर भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अभी भी जारी है, अभी अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, मुफस्सल गुफ्तगू की। उनका मानना यह है कि टेक्निकल लेवल पर जो गुफ्तगू जारी है वो जारी और सारी ही रहेगी। अलबत्ता इस तरह के जो छोटे मोटे स्पॉयलर्स हैं उसे अवॉइड करना अमेरिका और ईरान दोनों के हक़ में जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन पूरी दुनिया की कोई ख़ास अच्छी नहीं है और इन्हसार भी इनके अमन पर ही है। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।